साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति सामान्य अध्ययन के मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस चौथे लेक्चर में आज उपस्थित हैं और इस पर प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। इसके पहले की सीरीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि ये 20-25 मिनट आप लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा। ये सीरीज़ इतने महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों के माध्यम से, यानी प्रश्न का जो स्वरूप है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी द्वारा ली जा रही हो परीक्षा हो, चाहे किसी भी स्टेट द्वारा ली जा रही हो सिविल परीक्षाएं हों, या फिर किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की बीओ या फिर आरओ या आरओ की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में समान रूप से बिल्कुल ही लाभदायी होंगे। तो इसलिए पुरानी कड़ी आप लोग देखते चलिए। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान भी कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान की भी कोई भी कड़ी मिस मत करिए, उसे भी देखिए। और बहुत जल्दी ही हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का इस लेक्चर का पहला प्रश्न। सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। तो पहला इसका नाम है विभाग। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आज हम लोग इसमें अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से समझा था, लेकिन आज यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत को उसके साहित्य का अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के साहित्य, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला और दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, जो वहाँ की कर व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था थी, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन यहाँ पर, और मुद्रा वगैरह, जो मुद्रा की जो चलन व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ से कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अगर प्रश्न अब आजकल इसी प्रकार से ही पूछे जा रहे हैं, मतलब शब्दावलियों से पूछ लेगा, आर्थिक शब्दावलियों से पूछ लेगा, स्थापत्य कला से पूछ लेगा, और इसी प्रकार से साहित्य के बारे में पूछ लेगा। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला, 20 मत समझिए, इनमें 50 प्रश्न से अधिक निकलते हैं हर श्रृंखला में। तो चलिए हम लोग आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दीवाने वकूफ़, इधर दिया सुल्तान और विभाग का नाम। दीवाने वकूफ़ इसको जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का था, जो बाजार नियंत्रण वाला विभाग था, दीवाने रियासत। दीवाने मुस्तखराज, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया था, करारोपण के से संबंधित था। और दीवाने आरिज, जो कि बलबन द्वारा शुरू किया गया था। आरिज, इसको दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी कहा जाता है, जो कि सैन्य विभाग था। तो ये सब प्रारंभ करने वाले सुल्तानों के नाम थे। ऐसे विभागों को शुरुआत किया था, इन्होंने शुरू किया था। दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है, विभाग और विभाग से संबंधित कार्य। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा शाही सचिवालय हुआ करता था। ये क्या था? शाही सचिवालय होता था। जैसे कि आज केंद्रीय सचिवालय होता है, इसी प्रकार से दीवाने इंसा शाही सचिवालय हुआ करता था। तो इसका काम क्या था? शाही पत्रों व घोषणाओं का पांडुलेखन तैयार करना ठीक है। और दीवाने रसालत विदेशी विभाग था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक विभाग भी कहते हैं। और दीवाने रियासत, देखिए रसालत और रियासत दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न आता है विदेश विभाग तो भी सही है, और धार्मिक विभाग आता है तो भी रसालत सही, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा लिखा है, ठीक है। और रियासत तो बाजार नियंत्रण था ही, जो हमने पीछे देखा अलाउद्दीन खिलजी वाला। और सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में सुल्तान को परामर्श देने का कार्य करता था ये विभाग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। तुगलक काल बिल्कुल सही है। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत यानी कि इसको वजारत या विजारत, जो वज़ीर होता था उसी से संबंधित है। तो वो स्वर्ण काल था। तुगलक काल के समय विजारत को बहुत महत्व मिला था। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, ये भी सही है। लोदी के समय में लगभग सभी लोगों का मकबरा बनाया गया था, जितने भी राजा महाराजा हुए थे सबके मकबरे बनाए गए थे। इसके पहले इतना प्रचलन नहीं था, तो इसलिए लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। सिख का निर्माण 1279 ईस्वी में सर्वप्रथम बलबन ने किया था। सिख ये क्या है? जो प्रांत होते थे, प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था, तो उसे सिख कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों सही है। ABC 1 2 3 तीनों सही होंगे। व्याख्या में भी देख लेते हैं। विजारत या वजारत शासन व्यवस्था या वित्त व्यवस्था से संबंधित था ये, और इसके प्रधान को वजीर या प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। सुल्तान के पश्चात ये सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सुल्तान सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे का जो अधिकारी होता था वो यही वजीर ही होता था। बलबन के काल में वजारत का पतन था।
बलबन, चूँकि बलबन ने जो है बहुत ही जो है शरीयत के आधार पे अपना शासन चलाया था, और उसका कहना था कि जो सुल्तान है वो जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता था। वो एक निरंकुश शासक, बहुत बड़ा निरंकुश शासक था, तो उसने किसी को भी तवज्जो नहीं दिया था। तो केंद्रीकृत शक्ति वो लेके चलता था, इतना ध्यान रखना है। तो वही जो है लौह रक्त वाली नीति। तो बलबन के समय वजारत का पतन था, जबकि तुगलक काल स्वर्ण काल कहलाता है वजारत का, ठीक है। और सिख जो है प्रांत, जिसको इक्ता कहा जाता था उस समय, को कई सिखों यानी ज़िलों में बांटा गया था, और इसका जो प्रधान होता था वो सिकदार कहलाता था, यानी प्रशासन चलाने वाला इसका सिकदार कहलाता था। सल्तनत कालीन मसाहत शब्द, देखिए अब इससे भी प्रश्न आते हैं, शब्दों से पूछ लेगा। तो मसाहत शब्द से क्या तात्पर्य था? भूमि की माप, भूमि की माप से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई राजस्व प्राप्ति हेतु भूमि माप की ये प्रणाली थी। मसाहत भूमि मापने की एक प्रणाली थी जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। सल्तनत कालीन मुक्ताई शब्द किससे संबंधित है? तो मुक्ताई शब्द लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली थी। ये लूट का माल जो था ये खुम्स से संबंधित है, और भूमि कर जो है ये कई प्रकार से कर लगाए जाने वाले कर थे। अनुदान भूमि जो है जो एक तरीके से मतलब राजा द्वारा, सुल्तान द्वारा किसी को जो है भूमि दे दी जाती थी, संपत्ति दे दी जाती थी, तो वो अनुदान भूमि कहलाती थी, ठीक है। तो ऐसी भूमियों को अलाउद्दीन खिलजी ने, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ज़मीनों को जो है अनुदान में दी गई होती थी, या फिर जो है धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान में दी जाती गई थी, उन सबको वापस ले लिया था, तो खालसा भूमि में वृद्धि हुई थी। तो अनुदान भूमि उससे संबंधित है। लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी क्या? मुक्ताई। मुक्ताई क्या थी? लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी जिसमें किसान और सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे। आपसी समझौते थे सरकारी कर्मचारी और किसान, और मतलब आकलन करते थे उपज का। और मुग़ल काल में इस पद्धति को कानकूत कहते थे। अब ये कानकूत पूछ ले, कानकूत क्या है? तो यही चीज़ है, नाम बदल गया था पर प्रणाली यही थी कि जो किसान और सरकारी कर्मचारी मिल करके उपज का आकलन करते थे, उसके हिसाब से जो है लगान निर्धारित करते थे। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? तो देखिए, अगर सिक्कों के बारे में कुछ भी आता है प्रश्न, तो इल्तुतमिश आंख मूंद करके लगा दीजिए। इल्तुतमिश ने जो है सिक्के की व्यवस्था बहुत दुरुस्त चुरुस्त की थी। तो शुद्ध अरबी के सिक्के इसने चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इसमें कुछ देख लेते हैं और फैक्ट। इल्तुतमिश का मुद्रा प्रणाली के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान था। उसने सर्वप्रथम चांदी का टंका, अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, टंका किससे बना होता था? तो चांदी का। और तांबे का जीतल, जीतल किससे संबंधित था? तांबे का नामक सिक्का प्रचलित किया। उसके मिश्रित धातु यानी चांदी और तांबे दोनों को मिलाकर के जो सिक्के चले वो उसको बिलन कहा जाता था, ठीक है। तो टंका, जीतल और बिलन मिश्रित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं चलाई, और सबसे अधिक टकसालें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थी। हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो घर घर टकसालें हो गई थी, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टकसालें इसी के समय में थी। दिल्ली में सबसे पहला मदरसा स्थापित करने वाला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में मदरसा स्थापित किया था। अद्धा एवं विक नामक क्रमशः तांबा व चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो ये अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अद्धा और विक क्या है? अद्धा और विक ये चांदी का सिक्का था, इसको चलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो सल्तनत कालीन चांदी के सिक्के थे टंका, अदली, ससगनी और विक, ठीक है। तो ये चलवाया था। विक जो है चांदी का सिक्का था और अद्धा तांबे का सिक्का था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। वहाँ हमने देखा था टंका और जीतल था, लेकिन यहाँ पर अद्धा और विक था। सल्तनत कालीन स्थापत्य और निर्माणकर्ता, तो अतरकीन का दरवाज़ा जो कि नागौर जोधपुर में है, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। सीरी महल दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के निकट है, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी, और जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। और हज़ार सितून यानी 1000 खम्भों वाला महल था, ये सीरी के पास दिल्ली में है, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामी पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का है। शुद्ध इस्लामी पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है बलबन का मकबरा। और हमने देखा मकबरों का जो है काल कौन था? लोदी वंश का।
मकबरों का स्वर्णकाल था। मकबरे बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। तो बलबन का मकबरा बलबन द्वारा निर्मित था, दिल्ली में है। अभी ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा कि बलबन का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। भारत में मेहराबों का प्रयोग बलबन के मकबरे से ही प्रारंभ हुआ। अगर पूछ ले कि भारत में मेहराब कब से प्रारंभ हुआ मेहराबों का, तो बलबन के काल से, क्योंकि बलबन के काल में मकबरे में मेहराब बनाए जाने लगे थे। मेहराब जो अर्क टाइप के होते हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जी हाँ, राणा कुंभा। कौन था ये, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो कहाँ है कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ में है। इसके प्रशस्तिकार यानी कि इस पर जो प्रशस्ति लिखी थी किसने लिखी थी, अभी और महेश नामक 2 विद्वानों ने प्रशस्ति की थी इस पर। सल्तनतकालीन प्रमुख प्रांतीय स्थापत्य। अब प्रांतीय मतलब जो उस समय के जौनपुर, मालवा और गुजरात ये प्रांत थे, तो इन प्रांतों से संबंधित जो है कुछ स्थापत्य देखते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो कि बीबी राजा द्वारा निर्मित था, जौनपुर में था। जो वहाँ का शासक था उसकी पत्नी थी बीबी राजा, तो उसने बनवाया था लाल दरवाज़ा। कहाँ पर है ये, जौनपुर में लाल दरवाज़ा मस्जिद है। और अटाला मस्जिद ये भी जौनपुर में है। जौनपुर को क्या कहा जाता है, जो है पूर्व का, बताइए पूरा जो है कमेंट बॉक्स में। मांडू का किला किसने बनवाया, कहाँ का था, कहाँ बना था, मालवा में। मांडू का किला मालवा से संबंधित है। जहाज़ महल ये जो है मांडू के किले में ही जो है बना है। जहाज़ महल मालवा में है। अदीना मस्जिद गुजरात में है, पाटन में। और गोल गुम्बद, इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। गोल गुम्बद बीजापुर से संबंधित है। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है ये। गोल गुम्बद क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है जो बीजापुर में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। अमीर खुसरो ने बहुत सारी रचनाएँ की थी, तो इसमें किरान उस सादेन उसी की रचना थी, नूह सिपीहर उसी की रचना थी, तुगलकनामा उसी की रचना थी, लेकिन तबकाते नासरी उसकी रचना नहीं थी। तबकाते नासरी को लिखा था मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है। और सल्तनतकालीन शासकों की प्रशासनिक भाषा क्या थी, प्रशासनिक भाषा फारसी थी, यानी कि राजभाषा क्या थी उसकी, फारसी। प्रशासनिक भाषा फारसी थी, मातृभाषा तुर्की थी, धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। मातृभाषा यानी वो तुर्क से आए थे, तुर्की लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने राजभाषा किसे बनाया, फारसी को बनाया। और धार्मिक कार्यों की भाषा उनकी अरबी थी, ठीक है। ताजुल मासिर का रचनाकार हसन निजामी। ताजुल मासिर एक किताब थी, उसका लेखक कौन था, हसन निजामी, जो कि निसापुर जो बदख्शां में है, जो है फरगना से दिल्ली किसके शासनकाल में आया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में आया था। कौन, हसन निजामी। ताज उल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। ये किताब ताज उल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत का ही शासक था, तो इसके समय में कोई भी जो सरकारी किताब लिखी गई थी तो वो पहले ही संकलन रहेगा। तो ताज उल मासिर याद रखना है, हसन निजामी द्वारा लिखा गया पहला दिल्ली सल्तनत का सरकारी संकलन। अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारत की जलवायु का वर्णन किया है। देखिए अब ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किताबों में किस चीज़ का वर्णन है, तो भारत की जलवायु का वर्णन किया गया है नूह सिपेहर में। नूह सिपेहर जो कि अमीर खुसरो की पुस्तक है, इसमें क्या वर्णन है, भारत की जलवायु। इसके अलावा आशिका भी इसी की किताब है, किरानुस सादेन भी इसी की किताब है अमीर खुसरो की, और खजाइनुल फुतूह भी इसी की किताब है। अमीर खुसरो के प्रमुख और ग्रंथ हैं, देखते हैं हम लोग। किरान उस सादेन, इसमें ये खुसरो की पहली ग्रंथ है। किरान उस सादेन खुसरो की पहली ग्रंथ है, और तुगलकनामा जो है खुसरो का अंतिम ग्रंथ है। और नूह सिपीहर, इसमें भारत की जलवायु और मुबारक शाह खिलजी का वर्णन है। वह इसी में भारत को स्वर्ग का उद्यान भी कहा है, स्वर्ग का उद्यान कहा है भारत को, यानी कि यहाँ पर उसने पुष्प वगैरह का वर्णन किया है, तो इसीलिए इसको स्वर्ग का उद्यान भी कहा है किस जो है भारत को। और इसका वर्णन किस में किया है उसने, नूह सिपीहर में। और खजाइन उल फतूह, जिसको तारीख़ अलाई भी कहते हैं इस किताब को, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का इसमें वर्णन है। किसमें, खजाइन उल फतूह, तारीख़ अलाई, यानी अलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी इसके सैन्य। और असिका, अब याद रखना असिका यानी आशिक से संबंधित होगा, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आशिक की बात होगी। तो देवल रानी जी थी और खिज़र खां महोदय जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन कहाँ किया गया है, असिका में, ठीक है। तो ये किताबें सब किसने लिखी थी, अमीर खुसरो की किताबें थी। भारत का सादी, देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सादी किसे कहा गया है, तो ये अमीर हसन को कहा जाता है। ये दोनों समकालीन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो
भारत का सादी, ध्यान रखना, अमीर हसन को कहा गया है। अमीर हसन भी खुसरो के साथ बलबन के दरबार का प्रमुख कवि विद्वान था, उसे भारत का सादी कहा जाता था। ये भी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो भी था और ये भी था। और इसने जो अमीर हसन ने जो किताब लिखी उसका नाम था फवाद उल फवाद। फवाद उल फवाद किसने लिखी? अमीर हसन की रचना है। सल्तनत के किस विद्वान ने 7 सुल्तानों का काल देखा था? तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है 7 विद्वानों का काल देखा था और इनके गुरु ने भी 7 विद्वान कह रहे हैं, 7 राजाओं का, 7 सुल्तानों का जो है कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो ने। और इसके साथ साथ में इनके गुरु जो थे निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने भी 7 सल्तनत के सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अब इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। बलबन से शुरू करते हैं। पहला इनका शासक जो था बलबन था। इसी के समय में इन्होंने मतलब ये इसके दरबार में रहते थे। फिर कैकूबाद आया। तो ये दोनों कौन से वंश के थे? तो ये दोनों ममलूक वंश के, गुलाम वंश के शासक थे, बलबन और कैकूबाद। फिर कैमूर्स आता है, उसके पहले कैमूर्स फिर कैकूबाद। जलालुद्दीन खिलजी है, इसके समय में थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में शासन सत्ता पे बैठता है, उसी साल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें प्रश्न देखिए इस तरीके से पूछता है, इसमें इनके भी नाम दे देगा और मोहम्मद तुगलक का भी नाम दे देगा। तो मोहम्मद तुगलक चूँकि उस समय जब शासन सत्ता में आया था तो इसके दरबार में वो नहीं गया था। उस समय ज़रूर था लेकिन उसी साल वो मर चुका था। तो उसने उसके शासन काल को तो देखा था लेकिन वो एक्टिव नहीं था, तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर इसके अलावा कोई भी इनमें से ऑप्शन में आता है तो उस पर टिक करना है, मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं करना है। लेकिन अगर पूछता है कि 7 कौन कौन से 7 शासक हैं तो उसमें आप इन 7 का टिक कर सकते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो की किताब है। एक और किताब निकल आई तारीख़ दिल्ली। और तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद की किताब है तारीख़ मुबारक शाही। और ताजुल मासिर हसन निजामी का, जैसा कि हमने देखा है पीछे, ताजुल मासिर हसन निजामी। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये बर्नी ने लिखी है किताब। लास्ट प्रश्न लोग आज का देखते हैं। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, संस्मरण यानी कि जो अपनी आत्मकथा टाइप की जो लिखा, किसने लिखा? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फुतुहात फ़िरोज़ शाही नामक संस्मरण लिखा। फुतुहात फ़िरोज़ शाही किसने लिखा? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये कड़ी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन आप लोग अगले सीरीज़ के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल इसको ख़त्म करते ही हम लोग आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे और आधुनिक भारत करके फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग, फिर इससे पहले लगभग काफ़ी श्रृंखला हम लोग कर चुके होंगे प्रश्नों के माध्यम से। अगर ये हमारी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझ करके इसे एक लाइक मार दीजिए और अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को कि सबको लाभ हो। और कमेंट भी कर दीजिए, कुछ कमेंट कर देंगे थोड़ा सा मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि चलिए कुछ लिख रहे हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी लिखिए। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।